जय हिंद दोस्तों। आई होप यू ऑल आर वेल और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। मैं आशीष भंडारी स्वागत करता हूँ आप ही की चैनल कृष्णा फाउंडेशन के अंदर एक बार फिर। हम पढ़ रहे थे मैक्रो इकोनॉमिक्स की बहुत ही इम्पोर्टेंट यूनिट, नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय। समष्टि अर्थशास्त्र की बहुत ही महत्वपूर्ण इकाई जो है आपकी, वो पढ़ रहे थे हम। इसका नाम है राष्ट्रीय आय। तो राष्ट्रीय आय में हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी थी। पूंजीगत वस्तुएं क्या होती हैं, उपभोक्ता वस्तुएं क्या होती है, मध्यवर्ती वस्तुएं क्या होती है, और स्टॉक और फ्लो के बीच में हमने अंतर समझा था कि व्हाट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन द स्टॉक कंसेप्ट ऑफ फ्लो एंड स्टॉक, एज वेल एज अदर्स कंसेप्ट्स भी हमने समझे थे। तो उसी क्रम में ये जो वीडियो होने वाली है उसी को आगे बढ़ाते हुए क्लासेस स्टार्ट की है। अगर प्लेलिस्ट नहीं देखी है तो ज़रूर जाके प्लेलिस्ट देखिए, जिससे क्या हो, आपको किसी भी तरीके की समस्याएं ना हो। धीरे धीरे करके हमारी क्लास 11 12 और अदर क्लासेस की एनसीईआरटीज़ भी धीरे धीरे करके आ रही है। अगर आपने नहीं देखी है तो ज़रूर जाके आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बना दी गई है। और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को जाके लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और एक ही बहुत इम्पोर्टेंट थिंग, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, जिससे नोटिफिकेशन आपको सही टाइम पे आ जाए। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी थी। अगर आपको याद हो तो रिवीजन करते हुए चलते हैं। और अगर आप चाहते हैं इस पूरे के पूरी कोर्स को लेना और इस कोर्स की क्या सुविधाएं रहने वाली है वो समझ लेते हैं। एक बार आप ज्वाइन करने के बाद पीडीएफ प्लस में नोट्स आपको मिलने वाली है, बुक मिलने वाली है। बुक मतलब जो हमारी अपनी खुद की बुक है, और हमसे पढ़ने के बाद आपको कहीं से भी कहीं किस तरीके किसी भी तरीके के नोट्स या फिर सप्लीमेंट या सपोर्टिंग मटेरियल लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बुक हमारी सफिशेंट होने वाली है। कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन का मतलब ये है कि एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्लासेस होने वाली है। हमारे द्वारा जो कराया जाएगा उससे बाहर एक भी चीज़ नहीं आने वाली है। माइंड मैप, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, सारे के सारे। माइंड मैप का मतलब ये है कि जब आप चैप्टर या क्लास ख़त्म हो जाती है तो उसके रिवीजन के लिए हम माइंड मैप के रूप में पूरा का पूरा चैप्टर एक पिक्चोरल डाटा के रूप में आपको समझा देते हैं, जिससे क्या हो, रिवीजन करने में आपको आसानी हो। रिकॉर्डेड लेक्चर्स होने वाले के सारे, और कभी कभार हम लाइव भी आते हैं। और पर्सनल गाइडेंस के साथ आपको हमारी क्लासेस मिलना शुरू हो जाएगी। तो आपको करना क्या होगा, अगर आप चाहते हैं, आप पूरा का पूरा कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, तो सामने आपको एक क्यूआर कोड दिख रहा होगा, 9278032677। ये मेरा मोबाइल नंबर है। इसके थ्रू भी आप पेमेंट कर सकते हैं 999 रुपये की, या हम कह सकते हैं 999 रुपीज़ की आपको पेमेंट करनी है क्यूआर कोड स्कैन करके, या फिर आप डायरेक्ट ही पेमेंट कर सकते हैं नंबर के थ्रू भी, फ़ोनपे या गूगल पे के थ्रू। जैसे आप पेमेंट करते हैं तो आपको करना है क्या है, इसी नंबर पे 9278032677 पे आपको अपना स्क्रीनशॉट भेजना है। जैसे ही आप स्क्रीनशॉट भेजते हैं आपको एक ग्रुप में ऐड कर दिया जाता है, और ग्रुप में ऐड होने के बाद आपको ये सारी फैसिलिटीज़ मिलना शुरू हो जाती है। पीडीएफ नोट्स प्लस में बुक, कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन, माइंड मैप, रिकॉर्डेड लेक्चर्स एंड पर्सनल गाइडेंस। ग्रेजु एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, मेरी शैक्षणिक योग्यता है ग्रेजुएट हो रखा हूँ मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से। और फिलहाल वर्तमान में मैं स्नातकोत्तर की तैयारी कर रहा हूँ, मतलब कि पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा हूँ आपकी एमयू से। 5 ईयर एक्सपीरियंस है मुझे टीचिंग लाइन का। और कोर्स की थोड़ी सी फैसिलिटीज़ ये है कि जो भी आप पेमेंट करते हैं उसका 5% जाता है नोबल कोज में, मतलब कि एनिमल वेलफेयर के लिए। जैसे ही आप पेमेंट करते हैं उसका 5% हम बहुत सारी संस्थाएं हैं, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो एनिमल्स के लिए, या फिर बहुत सारे जो जीव है जो भटक या उनको छोड़ दिया जाता है सड़कों पर, या उनको चोट लग जाती है, तो बहुत सारी संस्थाएं उनके कल्याण के लिए भी कार्य करती है, उनके वेलफेयर के लिए भी बहुत सारी काम करती है। तो उन्हीं संस्थाओं को आपका फीस का 5% जाता है जो भी आप पे करते हैं। तो हमने पढ़ा था ना राष्ट्रीय आय क्या होता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स को हमने समझा था। माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड और माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स में अंतर समझा था। समष्टि अर्थशास्त्र या बृहद या फिर व्यष्टि अर्थशास्त्र में अंतर समझा था हमने, इसको बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड
मैक्रो इकोनॉमिक्स हमने अंतर समझा था। इसका दूसरा नाम सूक्ष्म अर्थशास्त्र और बृहद अर्थशास्त्र भी कहा जाता है। जीडीपी का मतलब समझा था कि जीडीपी क्या होती है, और हमने चीज़ों के प्रकार पढ़े गए, किसी भी अर्थव्यवस्था के अंदर चीज़ें कितने तरह की हो सकती है। अंतिम वस्तु, मध्यवर्ती वस्तु, पूंजीगत वस्तुएं और उपभोक्ता वस्तुएं। उसी तरीके से हमने हमने फाइनल गुड्स का मतलब समझा था। जब हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं तो हमें किसकी गणना करनी पड़ती है, फाइनल गुड्स की। हमने अंतिम वस्तुएं और इंटरमीडिएट गुड्स, जिसको बोलते हैं दूसरा नाम होता है मध्यवर्ती वस्तुएं, उनको भी हमने अंतर स्पष्ट करा था कि इसमें क्या अंतर होता है, वो समझा था हमने। कंज्यूमर गुड्स या कंजम्पशन गुड्स को हमने समझा था वो क्या होता है। सर्विसेज के बारे में पढ़ा था हमने, कैपिटल गुड्स के बारे में पढ़ा था, पूंजीगत वस्तुएं क्या होती हैं, ठीक है। और कंज्यूमर गुड्स और कंजम्पशन गुड्स और कैपिटल गुड्स को हमने अच्छी तरीके से पढ़ा था। अंतर भी समझा था हमने। स्टॉक को पढ़ा था, फ्लो को पढ़ा था हमने, स्टॉक में और फ्लो में क्या अंतर होता है। साथ ही हमने कंसेप्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट को समझा था, ग्रॉस इन कैपिटल फॉर्मेशन एंड नेट कैपिटल फॉर्मेशन को समझा था। सकल पूंजी निर्माण और शुद्ध पूंजी निर्माण को समझा था, वो क्या होता है। डेप्रिसिएशन को समझा था कि व्हाट इज द मीन बाय मूल्य ह्रास क्या होता है, तो क्यों होता है। उसी तरीके से हमने सर्कुलर फ्लो ऑफ इकोनॉमी समझा था, आय का चक्रीय प्रवाह को हमने समझा था कि किस तरीके से उत्पादन के कारक और उत्पादन के साधनों के बीच, या बोल सकते हैं, या फिर उत्पादन के कारकों के बीच में, और या फिर परिवार क्षेत्र या उत्पादक क्षेत्र, फर्म क्षेत्र के बीच में उत्पादन के कारक और उत्पादन आय किस तरीके से घूमती रहती है। हमने बात की थी एक बंद अर्थव्यवस्था की बात की थी, जिसमें सिर्फ दो क्षेत्र थे, एक था परिवार और दूसरा था फर्म क्षेत्र। परिवार के पास कारक सेवाएं होती है, और परिवार और फर्म का काम होता है चीज़ों को बनाना, और परिवार का काम क्या होता है, इसको बोलते हैं हाउस होल्ड्स, एंड दूसरा बोलता है फर्म। तो हाउस होल्ड्स का काम क्या होता है, चीज़ों को बनाना। हाउस होल्ड का काम होता है चीज़ों को खरीदना। ठीक इसी तरीके से हमने अवधारणाएं पढ़ी थी कि आय के चक्रीय प्रवाह की क्या अवधारणाएं आती है। जब किसी भी सिद्धांत को पढ़ते हैं उसके पीछे कुछ अवधारणाएं होती है, धारणाएं होती है, या फिर कुछ मान्यताएं होती हैं, उनको हमने समझा था। नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी में क्या अंतर होता है वो समझा था। उसी क्रम में आज हम पढ़ने वाले हैं नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी को हम समझेंगे इजीली, कि वट नॉमिनल जीडीपी क्या होती है और रियल जीडीपी क्या होती है। देखो जीडीपी हमने एक शुरुआत में, अगर हमने क्लासेस स्टार्ट की थी, अगर आपको पता होगा जीडीपी का मतलब, मैंने आपको अच्छी तरीके से समझाया था कि जीडीपी का मतलब क्या होता है। मतलब एक टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय ऑल प्रोडक्टिव एंटरप्राइजेस इन अ कंट्री, डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडियन कंट्री इन अ ईयर। मतलब कि एक वर्ष के दौरान सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का कुल बाजार मूल्य क्या होता है, उसको बोलते हैं हम जीडीपी। मतलब कि एक साल के अंदर किसी देश के अंदर, ये किसी भी देश के अंदर बोल सकते हो आप, किसी भी अर्थव्यवस्था के अंदर कितनी चीज़ें बनी है और उनका टोटल वैल्यू कितनी है। जैसे मान के चलिए किसी भी देश के अंदर या किसी भी अर्थव्यवस्था के अंदर 5 लाख चीज़ें बनी, और उन 5 लाख चीज़ों को हमने जब कैलकुलेट किया कि उनकी कितनी कितनी वैल्यू आई, उनकी उनकी क्या प्राइसिंग थी, उनकी कितना वैल्यू था, 5,000 करोड़ या 25 बहुत हो सकता, कुछ भी हो सकता है, तो उसको बोलते हैं हम जीडीपी। इसी तरीके से जीडीपी को दो तरीके की होती है, एक होती है नॉमिनल जीडीपी जिसको बोलते हैं नामात्र जीडीपी, और एक होती है रियल जीडीपी। तो नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी में छोटा सा अंतर सिर्फ यही है कि जो नॉमिनल जीडीपी होती है उसकी कैलकुलेशन होती है करंट ईयर प्राइस पे, मतलब कि वर्तमान कीमत पर, या बोल सकते हैं हम वर्तमान मौद्रिक मूल्य पर। वही अगर हम बात करें रियल जीडीपी की, तो रियल जीडीपी के जो कैलकुलेशन होता है वो होता है बेस ईयर प्राइस पर। इसको बोलते हैं हम वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद या वास्तविक जीडीपी का जो कैलकुलेशन होता है, गणना जो होती है जिसको हम निकालते हैं, तो उसकी कैलकुलेशन कैसे होती है, आधार वर्ष के आधार पर।
इसको हम थोड़ा एग्जाम्पल के थ्रू समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे आपको 6 कॉलम दे रखी है और 6 रो दे रखी है आपको। एक दो पहले में लिखा ईयर्स, क्वांटिटी ए, प्राइस बी, नॉमिनल जीडीपी, रियल जीडीपी क्या, और एंड में दे रखा है जीडीपी डिफ्लेटर। इसको हम आगे समझेंगे। ईयर में दे रखा है 2016, 17, 18, 19 और 20। क्वांटिटी ए मतलब कि पहले साल 2016 में 500 चीज़ें बनी, 17 में 525, 18 में 530, 550 और 555 2020 में। इसी तरीके से 2016 में चीज़ों की कीमत थी आपकी 10 रुपये, 17 में 11, 15, 16 और 18 डॉलर है यहाँ पे। आप रुपये भी ले सकते हो वैसे कैलकुलेशन करने के लिए। तो जब नॉमिनल जीडीपी निकालते हैं इसका फॉर्मूला होता है क्वांटिटी इनटू में प्राइस, या चाहे हम नॉमिनल जीडीपी की बात करें चाहे हम बात करें रियल जीडीपी की, दोनों का फॉर्मूला क्या है, प्राइस क्या है, कीमत क्या है और क्वांटिटी कितनी है, उसको गुणा कर देते हैं। आपका आंसर आ रखा है सामने, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि क्वांटिटी दे रखी है 500 और प्राइस दे रखा है 10। जब हम 500 को 10 से गुणा करेंगे आपका नॉमिनल जीडीपी आ जाएगी 5000। इसी तरीके से 525 को जब हम 11 से गुणा करेंगे आपका आ जाएगा 5775 डॉलर। अब देखो मैंने आपको एक चीज़ बोली थी, नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी में अंतर क्या होता है। नॉमिनल जीडीपी क्या होती है, कैलकुलेशन होती है करंट ईयर प्राइस पर, मतलब कि करंट ईयर प्राइस का मतलब क्या है, वर्तमान कीमत। जैसे 2016 में 10 रुपये कीमत है तो 10 रुपये को हम किससे, $10 है तो 10 डॉलर को हमने किससे गुणा किया, 500 से। 2017 में 11 रुपये है, $11 है तो हमने किससे गुणा कर दिया उसको, 525 से। उसी तरीके से 15 को हमने गुणा करा 530 से, 16 को गुणा करा 550 से और 18 को गुणा करा 555 से। तो नॉमिनल जीडीपी कैलकुलेशन कर रहे हैं हम करंट ईयर प्राइस, मतलब कि वर्तमान में कीमत कितनी है। 2016 में कितनी है, 18, 17 में 11, 18 में 16, 18 में 15, 19 में 16 और 20 में 18। तो गुणा करके आपका नॉमिनल जीडीपी आ गया। ठीक उसी तरीके से हम समझते हैं रियल जीडीपी, जिसको बोलते हैं हम वास्तविक जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी को बोलते हैं हम नाममात्र जीडीपी। दूसरा था आपका रियल जीडीपी, या इसको बोलते हैं हम वास्तविक जीडीपी, वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद। इसको भी हम किससे कैसे निकालते हैं, प्राइस क्या आ रहा है इनटू में आपका क्वांटिटी कितनी है। देख लीजिए अब रियल जीडीपी में क्या अंतर होता है और नॉमिनल जीडीपी में अंतर क्या था। नॉमिनल जीडीपी में क्या होता है, हर साल प्राइस या कीमत जिसको बोलते हैं वो प्राइस था। 17 में भी $10 होगा, 18 में भी, 19 में भी, 20 में भी। तो हमने क्या करा, जब हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, जब रियल जीडीपी हम वास्तविक जीडीपी निकाल रहे हैं, तो हम ये ध्यान रख रहे हैं कि प्राइस कांस्टेंट रहे या फिर प्राइस चेंज ना हो। तो जब हम 500 को 10 से गुणा करेंगे तो आपका आंसर आएगा 5000। 525 को 10 से गुणा करेंगे 5250, 530 को 10 से गुणा करेंगे 5300, 550 को 10 से गुणा करेंगे 5500 और 555 को गुणा करेंगे 10 से तो कितना आएगा आपका $5550। ठीक है, इतना आपको समझने आ गया होगा। नहीं आया तो आपको दोबारा अच्छी तरह से एक बार समझा देता हूँ। नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी की जब कैलकुलेशन करते हैं, जीडीपी को हमने दो भागों में बांट दिया। जीडीपी मतलब कि एक साल के अंदर किसी भी देश के अंदर कितनी चीज़ें बनी हैं और उनकी वैल्यू कितनी है, तो ये उसको बोलते हैं हम जीडीपी। तो जीडीपी दो तरह की होती है आपकी, नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी को आप दो भागों में जीडीपी को आप दो भागों में बांटा आपने, नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी की कैलकुलेशन थी करेंट ईयर प्राइस में, मतलब कि जो कीमतें चल रही है, जो उस साल कीमत होगी उस आधार पर हमने उसकी गणना कर दिया, कैलकुलेशन कर दी। जैसे कि हमने नॉमिनल जीडीपी निकालने का फॉर्मूला क्या था, क्वांटिटी क्या थी या जिसको बोलते हैं हिंदी में मात्रा, और प्राइस को बोलते हैं कीमत। तो मात्रा को हमने किससे गुणा करा, कीमत से। क्वांटिटी को किससे गुणा करा, प्राइस से। तो 16 में क्वांटिटी थी 500 और प्राइस था $10, गुणा कर दिया आपका आ गया 5000 डॉलर। उसी तरीके से 17 में 525 और प्राइस था आपका 11, तो आपका आ गया 5775। 530 को हमने गुणा करा 15 से तो आपका आंसर आ गया 7950
उसी तरीके से जब 550 को हमने गुणा करा 16 से तो कितना आ गया 8,800, और 555 को हमने गुणा करा जब 18 से तो आपका आंसर आया 9,990। तो हम कहने का मतलब ये है, जिसको बोलते हैं नॉमिनल जीडीपी या नाममात्र जीडीपी, इसकी कैलकुलेशन होती है, प्राइस जो होता है इसमें चेंज होता रहता है, लेकिन रियल जीडीपी की कैलकुलेशन में प्राइस जो होता है वो चेंज नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, कांस्टेंट रहता है, क्योंकि हम बेस ईयर मान लेते हैं, आधार वर्ष सुन लेते हैं कि उस साल 10 रुपये रहा होगा, तो हर साल कितना रहा होगा, 10 $10 $10 $10 $10 ठीक है। अगर आपको समझा हो गया तो वही जीडीपी, रियल जीडीपी या इसको बोलते हैं वास्तविक जीडीपी, उसको जब निकालेंगे हम तो क्या आएगा आपका, हमें बताना पड़े, हमें निकालना प्राइस क्या है 10 रुपये, और क्वांटिटी कितनी है 500, तो 10 को 500 से गुणा करोगे तो आपको कितना आएगा $5,000। उसी तरीके से जब 525 को आप 11 से गुणा करोगे तो आपका आंसर आएगा 5,250। इसी तरह 530 को 10 से गुणा करोगे तो आपका आंसर आएगा 5,300। 550 को 10 से गुणा करोगे तो 5,500, और 555 को गुणा करोगे 10 से तो आंसर आपका आएगा $5,550। तो हमने समझा कि रियल जीडीपी क्या होती है और नॉमिनल जीडीपी क्या होती है। तो रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी में छोटा सा अंतर था, वो अंतर क्या था कि रियल जीडीपी की कैलकुलेशन होती है एक बेस ईयर के आधार पर, क्योंकि हम उसमें प्राइस क्या होता है कांस्टेंट होता है, और नॉमिनल जीडीपी में क्या होता है, प्राइस क्या होता है चेंज हो जाता है। तो यही थोड़ा अंतर दे रखा है इसमें कि नॉमिनल जीडीपी और नामात्र जीडीपी जिसको बोलते हैं, और वास्तविक जीडीपी या रियल जीडीपी में अंतर क्या होता है। हिंदी में थोड़ा समझ लेते हैं, इंग्लिश में समझ लेते हैं। अगर आप हिंदी के स्टूडेंट हैं तो आप उसके लिए उनके लिए भी सही है, इंग्लिश में पहले समझ लेते हैं आराम से। रियल जीडीपी या जीडीपी एट अ कांस्टेंट प्राइस, इट इज़ अ मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन एन इकोनॉमी ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर एस्टिमेटेड यूजिंग करंट मार्केट प्राइस। यहाँ पे करंट मार्केट प्राइस नहीं आएगा, थोड़ा गलत हो गया, यहाँ पे होगा यूजिंग बेस ईयर प्राइस, ठीक है। वही अगर हम बात करें नॉमिनल जीडीपी में, इट इज़ एन मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर एस्टिमेटेड यूजिंग बेस प्राइस। यहाँ पे बेस प्राइस नहीं होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा यूजिंग करंट मार्केट प्राइस, मतलब कि थोड़ा उल्टा हो गया और कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। द बेस प्राइस इज कंसिडर कांस्टेंट, मतलब कि जो बेस, जैसे बेस प्राइस था वो क्या था आपका कांस्टेंट था। जैसे हमने पिछले टेबल अगर आपने देखा हो तो बेस प्राइस क्या था 10 रुपये, $10 $10 $10 $10। जब रियल जीडीपी की बात कर रहे थे हम, वास्तविक जीडीपी की। वहीं अगर हम बात करें किसकी, नॉमिनल जीडीपी की, द मार्केट प्राइसेस डज नॉट रिमेन स्टेबल या कांस्टेंट बोल सकते हैं। क्यों नहीं है, जब हम नॉमिनल जीडीपी निकाले तो प्राइस पहले 10 था, 16 में 17 में 11 15 16 और 18, समझ आ गया। The GDP changes only due to change in the output of economy. Therefore, it is a reliable measures of economic growth. देखो रियल जीडीपी जो होती है, जो बहुत सारे अर्थशास्त्री होते हैं, जो इकोनॉमिस्ट होते हैं, वो रियल जीडीपी को बहुत ही अच्छा मेजर मानते हैं। अगर देश पता करना है कि ग्रोथ हो रही है नहीं हो रही है, मतलब ग्रोथ का मतलब यहाँ पर यह है कि मान के चलिए जब चीज़ें बनेंगी, चीज़ें बिकेंगी देश के अंदर, तो ऑब्वियस सी बात है चीज़ें, लोगों को काम मिलेगा, काम धंधे मिलेंगे, फैक्ट्रियाँ खुलेंगी, तभी तो ये चीज़ें हो सकती है, वरना चीज़ें नहीं हो सकती है। तो चीज़ें बन रही हैं, इसका मतलब चीज़ बिक रही हैं और लोगों को रोज़गार मिल रहा है, लोगों को काम धंधे मिल रहे हैं, ठीक है। समझ में आ गया आपको। तो जो आपके इकोनॉमिस्ट होते हैं या फिर जो अर्थशास्त्री होते हैं, वो क्या करते हैं कि रियल जीडीपी को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, ज़्यादा उसको आगे रखते हैं जब उनको पता करना होता है कि देश की ग्रोथ हो रही है या नहीं हो रही है। अगर हम बात करूँ नॉमिनल जीडीपी की, अगर मैं बात करूँ तो इट चेंजेस ड्यू टू चेंजेस इन बोथ एंड प्राइसेस एंड आउटपुट ऑफ इकोनॉमी, देयर इज अ नॉट अ रिलायबल मेजर्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। मतलब कि इकोनॉमिस्ट होते हैं वो इसको रिलायबल सोर्स नहीं मानते हैं किसी भी इकोनॉमिक ग्रोथ का, मतलब कि देश का विकास हो रहा है ही नहीं हो रहा, उसको ध्यान, उसको पता करने के लिए नॉमिनल जीडीपी को कम ध्यान देते हैं, इसको हम कम महत्व देते हैं। ऐसा क्यों है आपको सब समझते हैं। देखो हमने देखा, अब जब हम रियल जीडीपी की कैलकुलेशन कर रहे थे तो क्या था, प्राइजिस क्या है, प्राइस क्या है, सिर्फ 10 रुपये। 500 को 10 से गुणा करा, 525 को 10 से गुणा करा, 530 को 10 से गुणा करा तो 5,000, 550, 5,250,
5,300, 5,500 और 5,555। समझे चीज़ें आपको आ गई होंगी। तो जो रियल जीडीपी में क्या है हो रहा है, क्वांटिटी में चेंज हो रहा है, जो मात्रा में चेंज आ रहा है, तभी रियल जीडीपी में अंतर आ रहा है। पहले 500 था, 525 हुआ, 530 हुआ, 550 हुआ, 555 हुआ। इसी तरीके से 5,000, 500, 5,250, 5,300 और 5,500 और 5,550। मतलब कि रियल जीडीपी में क्या होता है, रियल जीडीपी आपको ये बता देती है, ये बता देता है, या वास्तविक जीडीपी आपको ये बता देती है कि देश के अंदर कितना पहले आउटपुट था, या कितना कितना उत्पादन हुआ, कितनी चीज़ें बनी। पहले 500 बनी थी, अब कितनी आई, 525। मतलब कि अंतर कितने का, 25 का। इसमें 25 25 25 25 का अंतर आ रहा है। इसका मतलब समझ पा रहे हो, चीज़ें बन रही हैं हर साल, चीज़ों की संख्याएं बढ़ रही है। अब चीज़ें ज़्यादा बनेंगी, इसका मतलब समझ पा रहे हो, लोगों को रोजगार भी ज़्यादा बनेगा। अगर मान के चलिए एक इंसान एक दिन में 4 चेयर बनाता है, उसकी कैपेसिटी है, और ऑर्डर आ गया 16 का, तो उसको कितने लोग चाहिए होंगे। ऑब्वियस सी बात है, 4 लोग और चाहिए होंगे काम करने के लिए। तो रियल जीडीपी ज़्यादा रिलायबल इसलिए है कि वो दिखाती है कि जो क्वांटिटी में चेंज हो रहा है, जो इकोनॉमी के अंदर क्या हो रहा है, क्वांटिटी चेंज हो रही है, मतलब कि चीज़ों को बड़ी मात्रा में बनाया जा रहा है। लेकिन नॉमिनल जीडीपी को हमने किससे गुणा करा, 500 को 10 से, फिर 525 को 11 से, 530 को 15 से, 550 को 16 से, 555 को 18 से। अब यहाँ पर आप जो अंतर आ रहा है, इसमें प्राइस में भी चेंजेस आ रहा है और क्वांटिटी में भी चेंजेस आ रहा है। तो अर्थशास्त्री कैलकुलेशन नहीं कर पाते हैं, वो नहीं पता कर पा रही हैं जो ये ग्रोथ जो हो रही है, वो प्राइस में चेंजेस के कारण हो रहा है या क्वांटिटी में चेंजेस के कारण हो रहा है। उनको पता नहीं चल पाता है शुरुआत में। क्यों नहीं पता चल पाता, देखो कोई डाटा आ गया उनके पास, अब उन कोई आंसर आया 5,000। आपको पता है कि आंसर 5,000 कैसे आया, लेकिन जब अर्थशास्त्री लेके बैठते हैं ना, तो उनको पता, उनके सामने क्या होती है, चीज़ें होती है बहुत सारी, और उनके सामने डाटा रख दिया जाता है। वो डाटा इतना नहीं जाते डाटे को देखने के लिए, उनके पास टाइम नहीं होता है। तो वो क्या करते हैं, रियल जीडीपी को देखते हैं। रियल जीडीपी में क्या है, वो देखते हैं बेस ईयर कितना था। हाँ भाई, बेस ईयर 10 था और क्वांटिटी थी 500, इसका मतलब कितना आंसर आ गया, 5,000। को कैलकुलेशन करने नहीं बैठ जाएंगे। तो इसीलिए जो आपका नॉमिनल जीडीपी होता है, रियल जीडीपी होता है, वो रिलायबल सोर्स होता है। मतलब कि जो अर्थशास्त्री होती हैं, जो देश के बड़े बड़े जो लीडर्स होते हैं, वो रियल जीडीपी को ज़्यादा महत्व देते हैं। अभी हम समझेंगे जीडीपी डिफ्लेटर। आपको मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन यहाँ दे देता हूँ। जीडीपी डिफ्लेटर का मतलब क्या होता है, जीडीपी डिफ्लेटर का मतलब होता है जब हम नॉमिनल जीडीपी को रियल जीडीपी से भाग कर देते हैं और उसको किससे गुणा कर देते हैं, 100 से। देखो नॉमिनल जीडीपी को हमने बोला सी और रियल जीडीपी को बोला डी। तो डी जीडीपी डिफ्लेटर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सी अपॉन डी इंटू में 100। मतलब कि नामात्र जीडीपी को हम जब वास्तविक जीडी से भाग देते हैं और उसको किससे गुणा कर देते हैं, 100 से गुणा कर देते हैं, तो उसको हम बोलते हैं क्या, जीडीपी डिफ्लेटर। ठीक है, ये चीज़ें समझ आ गई होगी। प्राइस इंडेक्स या जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है उसको समझते हैं, आराम से समझेंगे। प्राइस इंडेक्स या जीडीपी डिफ्लेटर, a price index is a number of showing the changes in the overall level of prices. It shows a change in a general price level of economy। मतलब कि जो प्राइस इंडेक्स जो होता है वो क्या दिखाता है, वो दिखाता है कि किसी भी देश के अंदर चीज़ों में कितना उछाल आ रहा है या कितना कमी आ रही है। वो ये दिखाता है कि अगर कीमतें बढ़ेंगी तो उसका मतलब क्या है, देश महंगाई की तरफ बढ़ रहा है। महंगाई का मतलब ये है, इसको बोलते हैं, एक वर्ड आता है इन्फ्लेशन। क्या बोलते हैं हम इसको, इन्फ्लेशन। और हिंदी में बोलते हैं उसको महंगाई। महंगाई में क्या होती है, चीज़ों की कीमतें बढ़ जाती है। पहले जो चीज़ 10 रुपये की मिल रही थी वही चीज़ 15 रुपये की मिलेगी, तो महंगाई आ गई। तो प्राइस इंडेक्स या जीडीपी डिफ्लेटर क्या दिखाता है, वो ये बताता है, जब हम जीडीपी डिफ्लेटर से जब हम यूज़ करते हैं, जब जो आंसर आता है, तो उसके आधार पर हम ये बता सकते हैं कि प्राइस लेवल में कितना चेंजेस आया है। ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं मूल्य सूचकांक या जीडीपी डिफ्लेटर। मूल्य सूचकांक एक ऐसी संख्या है जो कीमतों में समग्र स्तर में परिवर्तन दर्शाता है। ये किसी अर्थव्यवस्था के सामान्य मूल्य स्तर में परिवर्तन को दर्शाता है। मतलब कि वही कीमतों के अंदर कितना परिवर्तन आ रहा है। फॉर्मूला क्या है, वही आपको शुरुआत, नॉमिनल जीडीपी को जब हम भाग कर देते हैं रियल जीडीपी से और उसको गुणा करते हैं 100 से। ठीक है, तो आपका क्या आ जाता है, प्राइस इंडेक्स या जीडीपी डिफ्लेटर। ठीक है,
मूल्य सूचकांक में जीडीपी डिफ्लेटर का मतलब क्या होता है, जब हम वही जो बता दिया मैंने आपको, ठीक है। नामात्र जीडीपी को वास्तविक जीडीपी से भाग करके उसको किससे गुणा करना है, 100 से। इससे पिछली वाली स्लाइड में मैंने आपको समझा दिया था। ठीक है, अब समझते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या होता है, समझेंगे इसको। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, calculating by dividing the price of basket of a goods and services in a given year by the price of the some basket in a base year multiplied by 100। सीपीआई जिसको बोलते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है, अब ये एक तरीके से तरीका है, इसको हिंदी में जो दूसरा नाम होता है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। ये भी महंगाई को पता करने के लिए देखो कीमतें बढ़ रही है घट रही है, उससे हम ये पता कर सकते हैं देश में महंगाई आ रही है या नहीं है। जैसे जीडीपी डिफ्लेटर की भी क्या दिखाता है, महंगाई दिखाता है। और इसी तरीके से कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स भी महंगाई को पता करने के लिए एक तरीका है। फॉर्मूला क्या है, कॉस्ट ऑफ मार्केट बास्केट ऑफ अ करंट ईयर, मतलब कि उस साल क्या कीमतें रही हैं और उसको हमने भाग करना है कॉस्ट ऑफ मार्केट बास्केट ऑफ बेस ईयर, मतलब कि और उसको गुणा कर देना है इससे 100 से। मतलब कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का मतलब ये होता है कि देखो सीपीआई के अंदर हम जो चीज़ें मान के चलिए कि हमने 10 चीज़ें ली, तो 10 चीज़ों की क्या कीमतें थी उस साल, और उन 10 चीज़ों की क्या कीमतें थी उस आधार वर्ष में, मतलब कि पिछले साल में। मतलब कि जो भी कोई, जैसे मैंने पिछले साल एग्जांपल के थ्रू एक बेस ईयर मारा था, उससे डिवाइड करके और उसको हमने किससे गुणा कर देते हैं, 100 से, तो उससे आपका निकल जाता है सीपीआई। ये फॉर्मूला है, आपको ज़्यादा ध्यान देने की अगर आपको जरूरत है तो समझ लीजिए। जैसे जिस तरीके से जीडीपी डिफ्लेटर था, उसी तरीके से प्राइस कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है। आप कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और जीडीपी डिफ्लेटर में अंतर समझ लेते हैं। हिंदी में भी है क्या, चलो ठीक है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जीडीपी डिफ्लेटर, दिस द गुड्स एंड सर्विसेज, 2 सेकंड रुकिए। द गुड्स एंड सर्विस, द गुड्स purchased by a consumer don't represent all goods which are produced in a country। वहीं अगर जीडीपी डिफ्लेटर की बात करें, जीडीपी डिफ्लेटर टेक्स इनटू अकाउंट ऑल सच गुड्स एंड सर्विसेज। देखो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के अंदर मान के चलिए, अगर आपने क्या कहते हैं 10 चीज़ें ले ली, मान के चलिए हमें पता करना है कि 10 चीज़ें कोई, और 10 चीज़ों की कितनी कीमतें बढ़ी। तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के अंदर ना कुछ ना कीमत कीमत जो चीज़ें हम लेते हैं ना, तो हम कुछ ही चीज़ों के पता कर सकते हैं कि कितनी चीज़ों की कीमतें बढ़ी है या घटी है, कितना चेंजेस आया है। लेकिन जीडीपी डिफ्लेटर जो होता है वो क्या करता है, सारी वस्तुओं और सेवाओं को लेता है। मतलब कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के अंदर आप सर्विसेज को इंक्लूड नहीं करते हो। मतलब कि आप ये नहीं बता सकते हो कि जो सर्विसेज थी उनमें क्या परिवर्तन है। सर्विसेज मतलब कि जो मैं आप सर्विसेज मतलब सेवाएं, अगर आपने पिछली वीडियो से अगर नहीं देखी है तो ज़रूर जाके देखिए, तभी ये चीज़ें आपको समझने आएंगी। अगर आप खोल के बैठ जाओगे तो ये चीज़ें समझने नहीं आने वाली। वही अगर मैं बात करूँ जीडीपी डिफ्लेटर में, जीडीपी डिफ्लेटर में आप गुड्स एंड सर्विसेज दोनों को लेते हो, ठीक है। मतलब कि ठीक है, अगर हम बात करूँ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स सीपीआई में, सिर्फ आप किस चीज़ को लेते हो, ऑल गुड्स, मतलब कि सिर्फ वस्तुओं को लेते हो, ठीक है, ना कि सेवाओं को। कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स ये नहीं दिखाता कि सेवाओं की कीमतों में कितना परिवर्तन आया। मतलब कि मान के चलिए कोई डॉक्टर आपके घर आके आपको चेक करने के 500 रुपये ले रहा था, लेकिन अब कितने ले रहा है, 1000 रुपये ले रहा है। पहले 500, अब कितने, 1000 रुपये। तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स ये नहीं बता पाएगा कि डॉक्टर की फीस में कितना अंतर है, लेकिन जीडीपी डिफ्लेटर इन चीज़ों को ध्यान रखता है। सीपीआई इंक्लूड्स प्राइस ऑफ गुड्स कंज्यूम्ड बाय द रिप्रेजेंटेटिव कंज्यूमर, हैंस इट इंक्लूड्स प्राइस ऑफ इंपोर्टेड गुड्स। जीडीपी डिफ्लेटर डज नॉट इंक्लूड्स प्राइस ऑफ इंपोर्टेड गुड्स। मतलब कि इंपोर्टेड गुड्स मतलब, कहने का मतलब यहाँ पर है कि देश के अंदर, देश के बाहर से कितनी चीज़ें आई, ठीक है।
और उनकी कीमतों में कितना चेंजेस आया, ठीक है। मतलब कि किसी देश के अंदर चीज़ें आई होंगी, वो भी समझ, देखो इम्पोर्ट मतलब होता है जब हम चीज़ों को बाहर से किसी देश के अंदर मंगाते हैं। भारत के अंदर अगर हम कुछ भी मंगाते हैं तो वो कहलाता है इम्पोर्ट कर रहा है। और एक्सपोर्ट मतलब कि चीज़ों को बाहर बेचते हैं तो दूसरे देशों में, इसको हिंदी में बोलते हैं निर्यात, चीज़ें भेजना दूसरे देश में। और आयात मतलब कि मंगवाना। तो जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है, उसके अंदर हम जो बाहर से चीज़ें आती है ना, उनकी कीमतों में क्या परिवर्तन आया, उसका पता हम लगा सकते हैं। लेकिन जीडीपी डिफ्लेटर जो होता है, वो ये नहीं बताता है कि बाहर से जो चीज़ें आई हैं, उनकी कीमतों में कितना चेंज आया है। तो छोटा सा आपका अंतर था यहाँ पे। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स सीपीआई और जीडीपी डिफ्लेटर दोनों ही क्या होते हैं, ये बताते हैं कि चीज़ों की कीमतों में कितना परिवर्तन आया। मतलब कि अ, परि किसी गुड्स एंड गुड्स के वस्तुओं में कीमतों में कितना परिवर्तन आया। लेकिन जो सीपीआई होता है, उसमें सिर्फ हम ये बता सकते हैं कि चीज़ों की कीमतों में परिवर्तन कितना आया। कोई भी चीज़ या तो वस्तु हो सकती है या फिर वो सेवाएं हो सकती है। देखो मान के चलिए, मैं आपको क्या दे रहा हूँ, सर्विसेज दे रहा हूँ, सेवा दे रहा हूँ। कैसे? यूट्यूब के थ्रू मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप क्या करोगे, मेरे को पेमेंट कर दोगे। ऐसा तो है नहीं मैं आपके दिमाग में कोई चीज़ न्यूरोलिंक चिप लगा दी और मैंने आपके दिमाग के अंदर जितना भी डाटा था मुझे पता था, मैंने आपको भर दिया। ऐसा कुछ नहीं है ना। मैं आपको सर्विसेज दे रहा हूँ। डॉक्टर क्या करते हैं, सर्विसेज देते हैं। ठीक उसी तरीके से नौकर आपकी सेवा में लगे रहते हैं, वो भी क्या होती है, सर्विसेज होती है। तो मदों को हम दो भागों में बांट सकते हैं। मद मतलब कि चीज़ें, या तो वो वस्तु हो गई जिसको आप छू सकते हो, महसूस कर सकते हो। वो सर्विसेज क्या होती है या फिर सेवाएं क्या होती है, आप इनको महसूस नहीं कर सकते हो। मतलब कि छू नहीं सकते हो, महसूस तो कब ओबियसली हो पाती है। जैसे कि आप कोई रेस्टोरेंट गए तो वहाँ पे आपको लगा कि उन्होंने आपकी बहुत ही खातिरदारी की, और आपको लगा कि हाँ, वो चीज़ महसूस हो जाती है ना, कि वहाँ का लोग अच्छे हैं, वहाँ के आपसे बातचीत अच्छी करते हैं, वहाँ का खाना भी अच्छा है। वो जाएंगे तो आप गाड़ी तक छोड़ के आएंगे। समझ में आ गया आपको ये चीज़ें? तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के अंदर आपको सर्विसेज नहीं आती है कि जो सर्विसेज आपको दे रहे थे। जैसे जैसे आपने देखा होगा, पहले बिल के अंदर आता था सर्विस टैक्स, है ना, सर्विस टैक्स से आता था। आज भी बहुत सारी चीज़ों में अगर आपने देखा हो सर्विस टैक्स लग के आता है। जैसे कि मैं अभी कुछ दिन पहले आनंद विहार बस स्टेशन पे था, तो मैंने वहाँ पे चीज़ें देखी। क्या देखी कि जो सर्विसेज थी उनमें कितना, उनकी चीज़ों में कितना, वहाँ पे मैंने बिस्कुट का पैकेट लिया और मैंने बिल निकाला, तो उसमें लिखा हुआ था कि भाई बिस्कुट था 15-10 रुपये 20 रुपये का, लेकिन उन्होंने सर्विस टैक्स लगा के उसको बढ़ा दिया। बहुत होगी 5-6 साल पहले की बात है ये चीज़। तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, और वही अगर मैं बिस्कुट में 10 साल पहले लेता तो उनका कीमत थोड़ी कम होती। उन्होंने सर्विस फीस में ऐड कर, 10 साल पहले सर्विसेज के रेट उनके कम थे, लेकिन 10 साल बाद उनके सर्विसेज के रेट ज़्यादा हो गए। तो सीपीआई जो होता है, जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है, वो ये नहीं बताता है कि सर्विसेज जो है, सेवाएं जो है, उनमें कितना परिवर्तन, उनकी कीमतों में क्या परिवर्तन है। लेकिन जीडीपी डिफ्लेटर गुड्स एंड सर्विसेज, वस्तुएं और सेवाएं दोनों में कितना परिवर्तन आता है, वो बता देता है। ठीक है। CPI includes prices of goods and consumed by a represented consumer, hence it includes price of important goods। मतलब कि बाहर से चीज़ें कितनी आई, उनकी कीमतों में कितना परिवर्तन आया। ठीक है। तो सीपीआई ये बताता है। लेकिन जीडीपी डिफ्लेटर जो होता है, वो सेवाओं को इंक्लूड नहीं करता, वो नहीं बताता है कि, सॉरी, बाहर से कितनी चीज़ें आई है जीडीपी डिफ्लेटर। ठीक है। थोड़ा मैंने उल्टा बोल दिया और कुछ नहीं है, उल्टा नहीं बोला, कुछ बोलना था, कुछ और बोल दिया। ये हिंदी में थोड़ा देख लेते हैं। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक और जीडीपी अस्फीति कारक है, वो तो बोलते हैं इसको, जीडीपी डिफ्लेटर में अंतर क्या होता है। उपभोक्ता द्वारा खरीदा गया सामान प्रतिनिधित्व नहीं करता ये सभी वस्तुओं जो कि किसी देश में उत्पादित होती है। मतलब कि इसमें सेवाओं को इंक्लूड नहीं करते सीपीआई के अंदर, लेकिन जीडीपी डिफ्लेटर ऐसी सभी वस्तु और सेवाओं को ध्यान में रखता है। मतलब कि जीडीपी डिफ्लेटर आपको ये बता देता है कि वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में कितना परिवर्तन आया। सीपीआई में प्रतिनिधित्व उपभोक्ता द्वारा उपभोग की गई वस्तुओं की कीमतें शामिल है इसमें, इसलिए इसमें आयातित वस्तुओं की कीमतें शामिल होती है। देखो, जो सीपीआई होता है ना, बाहर से कितनी चीज़ें आई और उनकी कीमतों में कितना परिवर्तन है ये बता देता है। लेकिन जीडीपी डिफ्लेटर जो होता है, या फिर उसको हिंदी में बोलते हैं जीडीपी अस्फीति कारक,
ये नहीं बताता है कि जो बाहर से आयातित वस्तुएं, मतलब कि जो बाहर से चीज़ें आई है देश के अंदर और जो खरीदी गई, अब उनकी कीमतों में कितना परिवर्तन आया, वो नहीं बताता है। ठीक है, तो जीडीपी डिफ्लेटर और सीपीआई में हमने अंतर समझा, इसको बोलते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ठीक है, हाँ ठीक है। हम्म, अब समझते हैं फैक्टर इनकम वर्सेस में ट्रांसफर इनकम। कारक आय क्या होती है और हस्तांतरण क्या होती है। कारक आय और हस्तांतरण आय को अगर आपको समझना है, मैंने आपको कुछ देर पहले एग्जांपल के थ्रू समझाया था। सामने आपको एक चित्र दिखेगा, आपको दिखा देता हूँ मैं। चित्र कहाँ गया, थोड़ा आगे रह गया मेरे ख्याल से। ये रहा, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बोलते हैं इसको, हिंदी में बोलते हैं कारक सेवाएं, उत्पादन के साधन भी बोल सकते हैं आप इनको। जब हम एक चीज़ें बनाते हैं, दोबारा समझा देता हूँ, अगर आपने हमारी पिछली वीडियोस नहीं देखी तो ज़रूर जाके देखिए। जब हम चीज़ों को, वैसे मान के चलिए आपने फैक्ट्री लगाई, फैक्ट्री लगाने के लिए आपको लैंड चाहिए, भूमि चाहिए, ऑब्वियस सी बात है। वहाँ काम करने और कहीं का फैक्ट्री लगाओगे तो वहाँ काम करने के लिए लेबर चाहिए, श्रम चाहिए, मजदूर चाहिए, कैपिटल चाहिए या बोलते हैं पूंजी चाहिए, पैसा चाहिए वहाँ कंपनी में लगाने के लिए, और इंटरप्राइज चाहिए या बोल सकते हैं हम उद्यम चाहिए उस कंपनी को संभालने के लिए। ठीक है, जब आपने चीज़ें बनाई, जैसे माने के लिए आप दूध की थैली पैक करके बेचते हैं, तो दूध की थैली बिक गई, आपके पास पैसा आया, तो जिससे जिससे आपने भूमि ली थी, या बोल सकते हैं हम जिस भी इंसान से आपने भूमि ली थी या लैंड लिया था, उसको रेंट दे दोगे, किराया दे दोगे। ठीक है, जो लोग आपके यहाँ पे काम करने आ रहे थे उनको हम क्या दे दोगे, पगार दे दोगे, वेतन दे दोगे। कैपिटल दे दोगे, जिससे आपने पैसा उधार लिया था उसको आपका दोगे, इंटरेस्ट दोगे या फिर बोल सकते हैं ब्याज दोगे। ठीक है, और इंटरप्राइजेज, जो इंसान उस कंपनी का मालिक था या संभाल रहा था, उसको क्या मिलेगा, एंड में प्रॉफिट मिलेगा या लाभ मिलेगा। तो चार चीज़ें होगी, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइजेज या एंटरप्रेन्योरशिप। इसको बोलते हैं LLCE। ये क्या होती है, प्रोडक्शन ऑफ, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, मतलब कि उत्पादन के साधन या कारक। इनके बिना आप किसी भी चीज़ों को बनाना चाहो तो आप नहीं बना सकते हो। ठीक है, फैक्ट्री खोलने के लिए आपको चार चीज़ें चाहिए ही चाहिए। वहीं जो नीचे वाली चार चीज़ें उनको बोलते हैं इनकम, उनको बोलते हैं फैक्टर इनकम। रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, किराया, वेतन, ब्याज और लाभ। ठीक है, इसको बोलते हैं कारक आय। ऊपर वाली चीज़ें क्या होगी, कारक सेवाएं, उत्पादन, या फिर बोल सकते हैं आप उनको उत्पादन के कारक। ठीक है, चीज़ें आपको समझ आ गई होगी। तो उसी तरीके से हम समझेंगे कि फैक्टर इनकम क्या होती है या फैक्टर पेमेंट क्या होती है। ठीक है, तो जो फैक्टर सेवाएं थी, जैसे मान के चलिए फैक्टर सेवाएं प्रोडक्ट्स, सर्विसेज और फैक्टर थे, मतलब कि जो आपके कारक सेवाएं थी, उनके बदले जो इंसान को पैसा मिलता है, जैसे कि जिस अगर आपने किसी इंसान को पैसा दिया और अपनी भूमि दी किराए पे, तो आपको क्या मिलेगा, किराया मिलेगा। अगर कोई इंसान जाता है कंपनी में काम करने के लिए, उसको क्या मिलेगा, वेतन मिलेगा या वेजेस मिलेगी, या बोल सकते हैं दिहाड़ी मिलेगी। जिससे पैसा लिया तो उसको क्या देना पड़ेगा, ब्याज। और एंटरप्राइजेस, मतलब कि कंपनी को संभालने के लिए आपको क्या चाहिए, प्रॉफिट चाहिए। क्या कंपनी को संभालने वाले को, जो कंपनी संभाल रहा है, उसको एंड में क्या मिल जाएगा, प्रॉफिट मिल जाएगा। ठीक है, जो ये चार चीज़ें, रेंट, वेजेस एंड इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, ये क्या आती है, इनको बोलते हैं फैक्टर इनकम। क्या बोलती है, फैक्टर इनकम। और चार ऊपर वाली चीज़ें क्या है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन या फैक्टर सर्विसेज भी बोलते हैं। तो कारक सेवाओं, ऊपर वालों को बोलेंगे कारक सेवाएं और नीचे वाले को बोलेंगे कारक आय। तो कारक सेवाओं के बदले जो हमें भुगतान मिलता है, उसको बोलते हैं हम कारक भुगतान। कारक सेवाएं कौन सी थी आपकी, कारक सेवाएं थी आपकी भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यमिता या उद्यम। इसके बदले क्या मिला आपको, किराया, वेतन। दिया में दिलचस्पी नहीं है, कुछ गूगल कभी कभार पागल हो जाता है ना, तो ट्रांसलेट करते समय दिक्कत आती है। पूंजी के बदले क्या मिला आपको, ब्याज मिला। और उद्यम जो संभाल रहा था व्यक्ति, उसका उसका क्या मिलेगा, लाभ। तो चीज़ें नीचे की चार चीज़ें क्या है, इनको बोलते हैं कारक आय। आय मतलब कि पैसा, इनकम, किराया, वेतन, ब्याज और लाभ। हिंदी इंग्लिश में बोलेंगे इसको हम फैक्टर इनकम, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड
प्रॉफिट। अब इसमें थोड़ा अंतर क्या होता है, दो चीज़ समझ, फैक्टर इनकम क्या होती है और ट्रांसफर इनकम्स क्या होते हैं। आपसे पूछेगा कि कारक आय से क्या अभिप्राय है, डिफाइन द फैक्टर इनकम या फैक्टर पेमेंट्स, तो यू हैव टू डिफाइन एज वेल, ठीक है। तो आपको परिभाषित करना पड़ेगा, या फिर आपको ये बोल देगा पेपर के अंदर कारक सेवाएं और कारक ट्रांसफर, जो ट्रांसफर इनकम होती है उनमें क्या अंतर होता है उसको समझाइए, ठीक है। तो हम समझ लेते हैं, समझने में क्या जा रहा है, हमें क्या दिक्कत हो रही है, हमें समझाने में 2 मिनट लगते हैं और क्या। थोड़ा लिख लें इसके यहाँ पे, जाइए, फैक्टर इनकम वर्सेस ट्रांसफ़र इनकम, टीआई, ठीक है जी, लिख लिया। अच्छा जी, ठीक है जी, लिख लिया, ठीक है, अब सही है। देखो फैक्टर इनकम क्या होती है, वही, इट इज़ द इनकम रिसीव्ड इन रिटर्न ऑफ रेंडरिंग फैक्टर सर्विसेज बाय फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस। मतलब कि कारक आय, कारक भुगतान, ये उत्पादन के कारकों द्वारा कारक सेवाओं प्रदान करने के बदले में प्रदान मिलती है। उत्पादन की सेवाएं उत्पादन के कारक कौन कौन से थे आपके, भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यम, ये सारे के उत्पादन के कारक थे। कि आपको चीज़ें बनाने के लिए 4 चीज़ें चाहिए, ठीक है, वही। तो उनके बदले आपको क्या मिल गया, किराया, वेतन, ब्याज और लाभ, ये सारी क्या है, कारक आय। मतलब कि आपने कारक सेवाएं दी, आपने कारक सेवाएं कहीं से ली, आपने दी अपनी कारक सेवाएं किसी को दी, और आपको क्या मिल गया, कारक भुगतान, ठीक है। लेकिन जो स्थानांतरित हस्तांतरित आय जिसको बोलते हैं, या ट्रांसफर इनकम जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, वो क्या होते हैं, इट इज़ द इनकम रिसीव्ड विदाउट एनी कॉरस्पॉन्डिंग सर्विसेज, ये बिना किसी संगत सेवा से प्राप्त आए हैं। मतलब कि जैसे मान के चलिए आपके पापा कभी कभार आपको इनकम देते हैं, तो इनकम पैसे देते हैं, तो वो आपको क्या घर के अंदर मजदूरी कर रहे हो, वो पैसा आपका मेहनत का है क्या, या पापा को आपने ब्याज दिया है, या फिर आपने पापा के यहाँ कुछ काम कर रहे हो, पैसा आपको हर महीने पॉकेट मनी मिल जाती है ना। मतलब कि ट्रांसफर इनकम, फैक्टर इनकम में आपको छोटा सा एग्जांपल दूँ, फैक्टर इनकम क्या होती है, आपकी मेहनत की कमाई का पैसा, और ट्रांसफर इनकम क्या होती है, वो आपका बेमतलब का पैसा जो बेमतलब में आपको मिल जाता है। जैसे कि कुछ साल पहले नेपाल के अंदर क्या आई थी, बाढ़ आई थी, बाढ़ तो उत्तराखंड में आई थी, नेपाल के अंदर भूकंप आया था। तो बहुत सारे देशों ने नेपाल को पैसे दिए थे उस दौरान, उसमें भारत भी एक था। तो भारत ने जो पैसे दिए नेपाल को, वो क्या थे, वो थे आपके ट्रांसफ़र इनकम, ना कि फैक्टर इनकम। एग्जाम्पल के थ्रू एग्जाम्पल के थ्रू समझोगे दोबारा था, देखो बहुत सारे नेपाली हमारे भाई और बहन जो है वो भारत के अंदर आते हैं, काम करते हैं और चले जाते हैं। नेपाल बॉर्डर पे आपको चीज़ें दिखेंगी, क्योंकि नेपाल बॉर्डर पे आपको वीज़े की ज़रूरत नहीं पड़ती है। नेपाल और भारत के अंदर ऐसे संबंध बने हुए कि अब बिना रोक टोक वो एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। तो नेपाली लोग भारत के अंदर आते हैं, या फिर भारत के अंदर मोमोस लगाते हैं, या फिर क्या कहते हैं, ठीक है, काम करते हैं, चीज़ें बेचते हैं, चीज़ें बेच के चले जाते हैं और पैसा कमा के निकल लेते हैं, चले जाते हैं। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, बता रहा हूँ मैं सब। तो वो क्या होगी आपकी, उनकी जो उनको कमाई हो रही है वो क्या होगी, उनकी फैक्टर इनकम होगी। तो हिंदी में बोलते हैं क्या, कारक सेवाएं, क्या बोलेंगे इनको, कारक आय, बोले कारक आय होगी, ठीक है। वही अगर मैं बात करूँ किसकी, जब नेपाल के अंदर भूकंप आया बहुत तगड़ा, तो सारी की सारी इमारतें ढह गई, बहुत सारे लोग मरे, और उनको क्या दिया होगा भारत ने, पैसा दिया, मुआ मुआ क्या बोल सकते हैं आप उनको। तो भारत ने जो पैसा दिया वो अपनी मर्जी से दिया था। अब वो पैसा भारत नेपाल से मांगेगा नहीं, उसकी मदद के लिए था, ठीक है, समझ आ गया। उसी तरीके से जो ही एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल कीजिए, आप हो, आप छोटे हो, तो आपको पापा आपको पैसे दिया करते थे, क्या दिया करते थे, पैसे दिया करते, तो वो आपके लिए क्या है, ट्रांसफ़र इनकम है, जिसको बोलते हैं हस्तांतरित आय या स्थानांतरित आय। मतलब कि बिना किसी मेहनत के आपको मिल रही है। लेकिन जब आप बड़े हो जाएंगे, अगर आपके पापा की दुकान है, वहाँ आप जाके काम करोगे, अपनी सेवाएं दोगे, आप वहाँ के जाके मजदूरी, मतलब कि वहाँ पे जाके काम कर रहे हो, है ना, मजदूरी मतलब उसको ना इमोशनल मत समझना, जो इकोनॉमिक्स में कुछ वर्ड्स होते हैं वो टेक्निकल होते हैं, उनको सब समझो। श्रम दे रहे हो अपनी, मतलब अपना टाइम दे रहे हो वहाँ जाके अपने आप को, है ना। तो आपके पापा क्या करेंगे,
बोल दे कि एक काम कर, इतनी सैलरी ली हो तुम्हें दुकान से अब महीने की, आप खुश, ठीक है ले लूँगा। समझ में आ गया आपको? दोनों चीज़ों में अंतर आ गया, ट्रांसफ़र इनकम और फैक्टर इनकम के अंदर। इसको बोलते हैं कारक आय और हस्तांतरित आय, ठीक है। देर आर इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। फैक्टर इनकम जो होती है, जो मेहनत की कमाई जो होती है, उसको हम नेशनल इनकम जब कैलकुलेट करते हैं तब इसको उसमें शामिल, क्योंकि मेहनत की कमाई को हमें नेशनल इनकम के अंदर इंक्लूड किया जाता है। इसे राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है, किसको? कारक आय को। लेकिन जो ट्रांसफ़र इनकम जो होती है, ट्रांसफ़र पेमेंट जो होती है, दे दीज आर नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। नेशनल इनकम में इसको इंक्लूड नहीं किया जाता है। क्या नहीं किया जाता है इसको? नेशनल इनकम में इसको इंक्लूड नहीं किया जाता है। एग्जाम्पल क्या है फैक्टर इनकम का? रेंट, वेजिस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, रिटायरमेंट पेंशन। देखो रिटायरमेंट पेंशन अगर आपने देखा हो कि रिटायरमेंट पेंशन देखा होगा कभी, का आपको समझ नहीं आया कि रिटायरमेंट पेंशन कैसी फैक्टर इनकम होगी, मेहनत का पैसा क्या होगा। बहुत सी बात, मेहनत का ही पैसा उसने साल भर जिंदगी भर जो कमाता था वो कुछ कुछ महीने पर, हर महीने अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा बैंक में जमा कर देता था, उसी को फिर रिटायरमेंट में उसको पैसा मिल गया, तो उसकी मेहनत का ही तो है, ठीक है। लेकिन ट्रांसफ़र इनकम दूसरी क्या है? एक होती है ओल्ड एज पेंशन। ओल्ड एज पेंशन पता है, सरकार हर साल जो 60 साल 62 साल से ऊपर के जो लोग होते हैं उनको पेंशन देती है। तो उनके सरकार, उन्होंने सरकार के लिए कुछ काम किया है क्या? नहीं कुछ किया, उनको ऐसी पेंशन दे रही है वो। स्कॉलरशिप ऑफ स्टूडेंट्स, अगर आपको पता हो कि बहुत सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, विदेशों में पढ़ने जाते हैं, तो बहुत सारी कंपनियां जो होती है उनको स्कॉलरशिप देती है, पैसा देती है, ठीक है। स्कॉलरशिप देती है, स्कॉलरशिप मतलब कि उनके पढ़ाई का खर्च उठाती है। तो वो जो पढ़ाई का खर्चा उठा रही है वो उनको मेहनत के बदले थोड़ी ना देना पड़ रहा है कि, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस, इसको बोलते हैं महंगाई भत्ता। रिमिटेंस फ्रॉम एब्रोड, मतलब कि रिमिटेंस मतलब हिंदी में उसको बोलेंगे बेरोजगारी, विदेशों से धन प्रेषण, मतलब कि भारत में कोई चीज़ ये हुई, मान के चलिए वही जो आपको मैंने बताया था, भारत में वो सुनामी आई थी 2008 में, तो बहुत सारे विदेशों ने भारत की सहायता की थी, तो पैसा उन्होंने मांगा नहीं है, वो उनकी अपनी मर्जी से दिया था, बिना किसी मेहनत के उनको दे दिया, लो एक काम करो दान में, है ना। भूकंप पीड़ितों को वित्तीय सहायता, फाइनेंशियल हेल्प टू अर्थ क्वेक विक्टिम, वही नेपाल वाला एग्जाम्पल जो आपको मैंने दिया था। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट क्लास में हम समझेंगे रेजिडेंट क्या होता है और सिटीजनशिप क्या होती है, ठीक है। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और मैं आपसे एक चीज़ बोलूँगा, छोटा सा एक चीज़ और बोलना चाहूँगा क्लास ख़त्म होने के लिए, ख़त्म जो हो रही है, तो देखो, मैं आपको जितना मुझे लगता है ना कि मेरे हिसाब से तो इस क्लास के लिए आपको मैं 999 रुपये करने की ज़रूरत नहीं है, आपको करने सिर्फ ओनली 201 रुपये, ठीक है। अगर आप चाहते हैं तो ये ऑफ़र रहेगा सिर्फ और सिर्फ कब तक, लिंक एक्टिवेट हम कर देंगे कुछ दिन के अंदर, ठीक है। बता देता हूँ, 1 जुलाई तक चलेगा ये चीज़ें, ठीक है। तो जुलाई में तक ये चीज़ें चलने वाली है, और जुलाई के बाद कोई भी एडिशन होता है तो उसकी सारे के सारी जो पेमेंट रहने वाली है वो 999 रुपये ही रहने वाली है, ठीक है। तो मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और 999 रुपये, अगर 201 रुपये की अगर बात करूँ तो आपको ऐसी फैसिलिटीज़ नहीं मिलने वाली है, मैं बताने वाला हूँ। बुक्स मिलेगी आपको, नोट्स मिलेगा प्लस में, क्योंकि देखो नहीं मिलने, और आपको सिर्फ जो पेमेंट करनी है सिर्फ एक बार करनी है, वन टाइम पेमेंट है, आपको सिर्फ ओनली वन टाइम पेमेंट है। वन टाइम पेमेंट से मतलब समझते हो कि एक बार आपको पेमेंट करनी है, फिर आपको किसी भी तरह की पेमेंट नहीं करनी है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद और जय भारत।